याद रखिएगा आपका पेपर 31 जनवरी को शेड्यूल हो चुका है। तो हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। जहां तक कल की क्लास में हमने लगभग 14 या 15 क्वेश्चन आपको डिस्कस कर लिए, तो वहां से मैं 15 नंबर क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करता हूं। देखिएगा क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है। देखिएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट, यानी कि यहाँ पे जितना SI CI क्रय मूल्य विक्रय मूल्य सब कुछ पॉसिबल है, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा बेसिक से अच्छे से। एक क्वेश्चन आया उससे रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे देखेंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने एक साइकिल रुपए 935 में 10% लाभ पर बेची, तो उसने वह साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी। अगर आपने 935 रुपए में कोई साइकिल को बेचा, उसमें 10% का आपको हुआ प्रॉफिट, तो आपको बताना यह है कि आपने वह साइकिल कितने रुपए की खरीदी थी। भाई साहब इससे रिलेटेड मैं सारे वर्ड की बात कर लेता हूं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि परसेंटेज से जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो सारे के सारे मैं क्लियर करूंगा। बेसिकली मैं पहले आपको बताऊं कि जो हमारा साइन होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिशत। क्या बोलते हैं? प्रतिशत। और इसको अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परसेंटेज। नॉर्मली हमें पता है कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। इसका भाई साहब मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/100। किसी का 100वां भाग, सीधी सी बात, उसको परसेंट का मतलब यही होता है। इसको अगर 1/100 से गुणा कर दे या 100 से उसमें भाग दे दे 100 से, तो वह परसेंट हट जाता है। सिंपल सी बात है। यह जो परसेंट है इसका मतलब है 1/100। इतना क्लियर हुआ? अगर इतना क्लियर है तो अभी आगे समझिएगा। इस पे मैं कुछ शब्द लिखूंगा। एक होता है हमारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? कॉस्ट प्राइस। यानी कि इसको अगर शॉर्ट में मैं बोलूं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CP, यानी कि कॉस्ट प्राइस। और एक होता है हमारा विक्रय मूल्य। मैं सारे वर्ड लिख दूंगा, उसके बाद इनको अच्छे से मैं क्लियर करता हूं। बस 1 मिनट का पेशेंस रखें। विक्रय मूल्य यानी इसको बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस इसको शॉर्ट में लिखते हैं SP, समझिएगा। और इसी में आ जाता है हमारा लाभ, यानी कि लाभ क्या? प्रॉफिट। और हानि, हानि यानी कि लॉस। इन सारे वर्डों के बारे में अभी आपको मैं बताऊंगा। लाभ हो गया, हानि हो गया। इसके बाद हमारा क्या आता है? एक आ जाता है वर्ड मूलधन। मैं जितने भी कॉन्सेप्ट बनेंगे मूलधन, यानी कि इसको अगर बोलें तो हम बोलते हैं क्या? प्रिंसिपल। ठीक है, मूलधन हो गया। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है? मिश्र धन। मिश्र धन यानी कि इसको अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो क्या होता है? अमाउंट। ठीक है, ये इतना हो गया। मिश्र धन हो गया, मूलधन हो गया। और इसी में और होता है, क्या होता है? SI। SI यानी कि क्या बोलते हैं इसको? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं, आपको पता है क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। इसको क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। और इसी में होता है एक CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। COMPOUND, कंपाउंड एंड इंटरेस्ट। इसको बोलते हैं क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। इतने वर्ड हुए। अभी अगर कुछ इसका बचेगा तो वो भी मैं क्लियर कर दूंगा, तो आप बस देखते जाइएगा। सबसे पहले हम लोग ने परसेंटेज यानी प्रतिशत की बात कर ली। उसका मतलब होता है 1/100 होना। ठीक है, तो उसके बाद अब हम लोग क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात करते हैं। देखिएगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है। सिंपल सीधे शब्दों में अगर मैं बताऊं कि अगर आप एक शॉपकीपर यानी कि दुकानदार हैं, तो अगर आप दुकानदार हैं तो आपके लिए आप ज़्यादा आसानी से समझ पाओगे। कैसे? आप अगर दुकानदार हो, आप किसी सामान को होलसेल में या थोक में खरीद कर लाए, तो जिस रेट पर आपने खरीदा
या खरीद आप जिसने आपको दिया, जिस रेट पर आपको मिला वह सामान, वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। वह क्या होगा, जिस रेट पर आपको मिला वह होगा क्रय मूल्य, और जिस रेट पर आपने ग्राहक को बेचा वो क्या होगा, विक्रय मूल्य। समझ आया? विक्रय मतलब बिक्री करना, बिक्री करना समझते हो, सेल करना, किसी सामान को बेचना। तो जो हमने बेचा यानी कि बिक्री किया वो हमारा हो गया विक्रय मूल्य। जो हमने कहीं से क्रय किया यानी कि खरीदा, क्रय किया यानी कि खरीदा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्लियर हुआ? अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपका क्लियर हो गया है तो अभी हम बात करते हैं अपने लाभ की। लाभ और हानि दोनों शब्दों की बात करेंगे। भाई साहब ध्यान दीजिएगा, आपने जो बिक्री किया वो हो गया विक्रय मूल्य, जो आपने खरीदा वो हो गया क्रय मूल्य। तो आपको लाभ और हानि कहां से मिलेगा, क्रय मूल्य से ही तो मिलेगा, विक्रय से तो आपका कोई मतलब नहीं, आपने जो भी विक्रय किया। तो ध्यान दीजिएगा, आपको लाभ कब होगा, आपने जितने का खरीदा उससे जितने का ज्यादा बेचोगे वही लाभ होगा। सिंपल सी बात, अगर आप कोई सामान 100 का खरीद के लाए और 110 का बेच दिए तो आपका 10 रुपए का फायदा हुआ, वही हुआ लाभ। लेकिन आप वही सामान 100 का खरीद के लाए थे भाई साहब, अगर 90 का बेच दिया, 100 का खरीद के लाए थे अगर 90 का बेच दिया तो क्या होगा, वहां पे 10 रुपए का हो जाएगा घाटा, क्योंकि आप अपनी जेब से दिए थे कितने, 100 रुपए, जेब से दिए थे 100 रुपए, आपको वापस कितने मिले, 90, तो आपका हो गया 10 रुपए का हानि। लाभ और हानि समझ में आया? ठीक है, हमारा हो गया क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, लाभ हो गया, हानि हो गया। ठीक है, लाभ हो गया और हानि हो गया। भाई साहब यहां तक हानि हो गया। और मूलधन की अगर हम बात करें, मूलधन, अब देखो यहां से लैंग्वेज चेंज होती है। मूलधन वह होता है जैसे कि हमें किसी को रुपए देना है उधार, ब्याज पर, सुना है ना कि ब्याज पर, कुछ सूदखोर हर जगह होते हैं गांव वगैरह में, जहां पर ब्याज पर वो पैसे देते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आपको 100 रुपए दे रहे हैं, लेकिन हर साल आप उसको 10% आपको ब्याज देना होगा, यानी कि 10%। ध्यान से देखिएगा, 100 रुपए, जो सूदखोर था उसने 100 रुपए दिया आपको और उसने कहा 10% के ब्याज पर, 10% के ब्याज पर हम आपको दे रहे हैं। तो एक साल बाद आप कितना दोगे उनके, 100 का 10% कितना होगा, अगर 100 का 10% निकालेंगे, 100 का 10% नहीं, 100 गुणे 10/100, हमने बताया परसेंट का मतलब कितना होता है, 1/100, यानी कि 10/100 हो गया। तो ये कितना आ गया, 100 से 100 कैंसिल, 10 रुपए, यानी कि 10 रुपए आपको ज्यादा देना पड़ेगा सूदखोर को एक साल बाद। तो आपने कितना दिया, ये 100 तो लिया था, इसको तो दिया, लेकिन 10 और दिया। तो भाई साहब आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो आप 100 रुपए दिए थे, ये 100 रुपए ये तो उसका मूलधन है, और ये 10 रुपए क्या हुआ, ये ब्याज हुआ। ये ब्याज कौन सा ब्याज हुआ, नॉर्मल साधारण ब्याज हुआ, क्योंकि आपने साधारण ब्याज पे पैसे लिए थे। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की कंडीशन लगेगी उसको मैं बताता हूं अभी क्या होगा, कैसे होगा, तो वो बताया जाएगा आपको। मूलधन हुआ। और भाई साहब ये जो आपको 110 मिला ना, ये 110 क्या होगा, यानी कि जो आपका मूलधन था और ब्याज भी मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, मिश्र धन, यानी कि अमाउंट। हमारे मूलधन समझ में आया, जो आपने उधार जितना दिया था वो मूलधन हुआ, आपने 100 दिया तो वो मूलधन हुआ, 110 आपको वापस मिला वो हुआ मिश्र धन। और यहाँ पे अगर ब्याज की बात करें तो 100 दिया था, 110 मिला, 10 रुपए आपका ब्याज हुआ, तो वो चीज साधारण ब्याज में आएगी। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, मैं अगर बात करूं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों की बात करूंगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज इन दोनों की बात करूंगा। मैं तो क्या करता हूं, थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं, देखिएगा। चलिए देखिए, मैं अगर साधारण ब्याज यानी कि इसको सीधे लिख देता हूं SI और इधर लिख लेता हूं CI। अगर इसकी मैं बात करता हूं, आपने क्या किया कि 100 रुपए लिए थे, वो भी 10% के रेट पर। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, वो ब्याज पर ब्याज लगता है। कैसे, आपने 100 रुपए लिए थे 10% के रेट पे, तो पहले साल क्या हुआ, जो पहले साल हुआ यानी कि फर्स्ट ईयर, पहले साल हुआ कि आपको जब पहले साल उसने रुपए वापस किए ना, तो भाई साहब हमें पता है कि 10% ब्याज देने के बाद 100 और प्लस कितना दिया, 100 का 10% यानी कि 10/100।
दिया। अभी बस समझते जाइए इसको कैसे कर रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा 110। ऐसे ही इसमें भी पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल का दोनों होता है समान, ये चीज माइंड में रखिएगा। तो इसका भी 110 ही होगा, ऐसे ही निकाल लेंगे। इसके बाद अगर आपसे दूसरे साल के लिए वो बोले कि भाई साहब आपने 2 साल के लिए पैसे लिए हैं, और उसने क्या कहा, सूदखोर ने क्या कहा कि आपको जो मैं पैसे दे रहा हूं वो चक्रवृद्धि ब्याज में दूंगा। सिंपल सी बात है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज में लेना हो तो लो, साधारण ब्याज में मैं पैसे आपको नहीं दे सकता। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ये होगा कि जो 1 साल बाद 110 रुपए बना है, इस पर 10% ब्याज लगेगा। तो यानी इस पर जब दूसरे साल के लिए 10% ब्याज लगेगा, सेकेंड ईयर के लिए, दूसरे साल के लिए जब लगेगा तो कितना हो जाएगा 110, इतना तो रहेगा, और इसी पे 10% लगेगा। 110 प्लस इंटू 10/100। अगर इसको हम निकालते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 110 प्लस 11 यानी कि 121। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का कहने का सीधा सा मतलब यह है कि ब्याज पर ब्याज लग जाना, वो हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। और यहीं पे अगर साधारण ब्याज की हम दूसरे साल की बात करेंगे तो साधारण ब्याज हमारा हर साल सेम ही रहता है। तो इसी 110 का 10% नहीं, इसी 100 का 10% निकाल के जोड़ देंगे, यानी कि 110 प्लस 10 तो कितना आ जाएगा 120। यही अंतर होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। साधारण ब्याज हर साल का समान होता है और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बदलता रहता है। ये चीज अगर क्लियर है आपकी, तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आ सकते हैं, और जो भी इससे फॉर्मूले बन सकते हैं वो फॉर्मूले भी एक बार देख लें। जो भी चीजें बन सकती हैं देखिएगा, आपको मैं बता देता हूं, अगर बता ही रहा हूं, क्योंकि आगे सारे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिएगा भाई साहब, जो आपने क्या किया, जो विक्रय मूल्य हुआ, विक्रय मूल्य क्या मैं एसपी लिख लूं, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य जो आपने विक्रय किया वो क्या हुआ, जो आप खरीद के लाए थे जितने रेट पर और जितना प्रॉफिट लिए उसी के हिसाब से आपने बेचा। यानी क्या किया, क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट यानी कि लाभ। विक्रय मूल्य तो यही होगा ना, क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट, होगा कि नहीं। अगर यहीं से अगर लाभ आपको निकालना है तो लाभ कैसे निकलेगा, लाभ कैसे निकलेगा, इसको इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। यानी कि विक्रय मूल्य को मैं क्या लिख लेता हूं, देखिएगा, विक्रय मूल्य को लिख लेता हूं एसपी सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य को लिख लेता हूं सीपी, और लाभ को लिख लेता हूं प्रॉफिट यानी कि पी। ध्यान से देखिएगा, तो अगर मैं लाभ को यहां पे पी लिख लूं तो ये कितना हो जाएगा एसपी। भाई साहब ये इधर आए तो माइनस होगा, सीपी होगा। एक चीज समझ में आई कि अगर प्रॉफिट आपको निकालना है तो क्या करना होगा, सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी से सीपी यानी कि जितने में आपने खरीदा था उसको क्या करना होगा, घटाना होगा। और यहीं पे अगर हानि निकालनी है आपको, यानी कि लॉस, हानि निकालनी है यानी कि लॉस, तो कैसे निकालेंगे भाई साहब, हानि में क्या होता है आपको घाटा, तो आप जितने का खरीद के लाए थे उससे कम में बेच दिए, तो भाई साहब हानि कैसे निकलेगी, कास्ट प्राइस यानी जितने खरीदे थे उससे कम में बेचे, इसलिए हमने एसपी को कर दिया विक्रय मूल्य को माइनस। तो ये हमारा हो गया लॉस का फॉर्मूला। इतना क्लियर है। अगर लॉस भी क्लियर हो गया है तो अभी हम लोग क्या एसआई का देख लो, जो सिंपल इंटरेस्ट निकलता है उसके लिए क्या करते हैं हम, पी आर इंटू टी अपॉन 100 डिवाइड कर देते हैं 100 से। ये हो जाता है हमारा किसका, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। अगर आप शार्ट वाले नाम से याद करोगे तो बड़ी आसानी से आपको क्लियर होगा। और यहीं पे मैं सीआई का भी लिख देता हूं कि सीआई का हमारा क्या होता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का होता है। देखिएगा P इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 की पावर n। ये चीज हमारा किसका फॉर्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज।
तो आप देखेंगे अब भाई साहब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये P क्या है, R क्या है और N क्या है। तो ये यहाँ पे जो P है ना, ये P आपका क्या था, प्रिंसिपल। याद करो हमने बताया अभी, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन होगा। और ये वाला R क्या होता है, R होता है रेट। रेट यानी कि दर, रेट यानी कि इसको क्या बोलेंगे, रेट इंग्लिश में बोलते हैं। रेट यानी कि दर। भाई साहब R परसेंट होगा, यहाँ पे 100 लगा हुआ है, इसलिए सीधे R की वैल्यू, परसेंट से आपका कोई मतलब नहीं, यहाँ पे सीधे R पुट करेंगे, सीधे R का मान रख देंगे। अगर R यहाँ पे लिखा हुआ है 5%, तो आप इस परसेंट को नहीं, R की जगह पे केवल इस 5 की वैल्यू रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, R की जगह पे केवल 5 आएगा, ये परसेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है ना आपकी। अब देखिए, और N हो गया, N भाई साहब यहाँ पे क्या होता है, N होता है समय यानी कि साल। समय कह लूं या साल कह लूं, अब भाई साहब जैसे वो बोलेगा, छमाही बोले, तिमाही बोले या सालाना बोले यानी कि वार्षिक। ठीक है, और यहां पे अगर मैं बात करूं तो P वही हमारा होता है, P यहां पर भी मूलधन होता है, और R हमारा होता है, यहां पे टाइम के लिए N यूज करते हैं और यहां पर T यूज कर लेते हैं, यानी कि T और N दोनों एक ही जैसा होता है। तो इतने हुए इससे रिलेटेड फॉर्मूले। बाय द वे मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन कर लेके हम लोग फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, इसलिए देखिए अब क्वेश्चन, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन जो हमारा था कि एक साइकिल आपने बेची 935 रुपए की, 935 की बेच रहे हो ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि एक साइकिल आपने बेची यानी कि विक्रय किया, विक्रय किया यानी एसपी बता चुका हूं, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी इज इक्वल टू 935 है। 935 रुपए की साइकिल आपने क्या करी, बेच दी। आपने प्रॉफिट कितना लिया, 10%। आपने 10% का लाभ ले लिया, तो आपसे पूछा गया, आपसे क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, आपसे यह पूछा गया कि सेलिंग कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी कितना होगा। सीपी के मैं बात करूं तो ये क्रय मूल्य हुआ, क्रय मूल्य, और ये भाई साहब हो गए विक्रय मूल्य। आपको मैं बता चुका हूं, फिर भी मैं लिखे दे रहा हूं, तो यहां से ध्यान से देखिएगा, ये यहां पे हो गया विक्रय मूल्य, ये हो गया क्रय मूल्य सीपी। अब इसको निकालना है। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज अगर आप खरीद के लाते हो तो वो अपने आप में 100% होती है। आपने साइकिल अगर खरीदी होगी तो वो उसका रेट जितना रहा होगा 100% रहा होगा कि नहीं। फॉर्मूले पे नहीं जाते हैं, बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन को करते हैं, समझिएगा क्वेश्चन को अच्छे से। आपने अगर साइकिल खरीदी तो वो अपने आप में 100% थी ना, उसका रेट अगर 100% था, आपको कितना, आपने 10% का प्रॉफिट लिया। अगर 10% का प्रॉफिट लिया तो कितना हो गया रेट इसका, 110% हुआ ना। साइकिल का रेट हो गया 110%, जो कि आपने बेचा है 935 रुपए की। साइकिल का रेट हो गया 110%, आपने बेचा है 935 रुपए की। आपको निकालना क्या है, यही 100% तो निकालना है भाई साहब, निकालना है ना। तो ये 100% हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई साहब, यहां से 1% अगर निकालते हैं तो कितना आएगा, 935 बटे ये वाला यहां से आ जाएगा भाग में, यानी कि 110। अगर आगे करते हैं इसी एक में हम कर देंगे 100 का गुणा। 100 का गुणा करो या डायरेक्ट लिख दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। आपके समझने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। अगर इसको ऐसा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 935 बटे 110 गुणे 100। अगर ऐसा कर लेंगे तो यहां से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9350 बटे 11। अगर इसको आगे करते हैं तो 11 अट्ठे 88, सही से देखिएगा, 11 अट्ठे 88, बचा कितना, 5 55, 11 25 55, और लास्ट में आ गया 0, यानी कि 850 रुपए था। कितना था, उसका जो क्रय मूल्य था 850 रुपए था। क्वेश्चन समझ में आया, 850 रुपए क्या था, सीपी, यानी कि मैं बात करूं तो क्रय मूल्य। जितने की आपने खरीदी थी वो क्या था, सीपी, यानी कि 850 रुपए। क्वेश्चन अगर क्लियर हो गया तो एक बार इसको अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें। मैं आपको बताऊं, मैंने बेसिक का कॉन्सेप्ट बताया है, लेकिन आपसे ये नहीं कहा है कि मैं फॉर्मूले से क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं फॉर्मूले के आदी।
तो देखिएगा बिना फॉर्मूले के हम लोग कोई भी मैथ में फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये आप गारंटी समझ लो। बिना फॉर्मूले के हम लोग मैथ को करेंगे चुटकियों में। देखिएगा इस क्वेश्चन को देखें, अगर 15 नंबर क्वेश्चन आपका हो चुका है तो हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा लो बैंक वाला आ गया क्वेश्चन, जो मैंने अभी आपको बताया है थोड़ी देर पहले, वही सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। आप देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने बैंक से 15% के रेट पर कुछ पैसे उधार लिए। रेट कितना आया? रेट यानी कि आर आया 15%। इतना क्लियर है। एक व्यक्ति ने 15% के रेट पर वार्षिक ब्याज दर से, एनुअल रेट है इसका, यानी कि 15% वार्षिक, ध्यान दीजिएगा, 15% वार्षिक रेट पर ले लिया भाई साहब। अब इसके बाद देखो, अगर 3 साल बाद वह 7250 रुपये वापिस करता है तो उसने कितना रुपया उधार लिया? 3 साल बाद उसने कितना रुपया वापस किया? 7250। तो ध्यान दीजिएगा 3 साल बाद अगर उसने 7250 रुपये, यानी कि अगर मैं समय की बात करूं टी, तो कितना हुआ? 3 साल या 3 वर्ष, 3 साल लिख लो या वर्ष लिख लो, ठीक है। 3 वर्ष बाद उसने कितना टोटल जो अमाउंट वापस किया, अमाउंट यानी कि इसको मैं लिख लूंगा क्या? मिश्र धन। अभी मैंने बताया है कि मिश्र धन क्या होता है, जिसमें प्रिंसिपल और ब्याज दोनों जुड़ा होता है। तो कितना आया? 7250। देखिए एक बार चेक कर लेंगे कितना आया है। 7250 रुपया वापिस करता है तो उसने कितना रुपया उधार लिया था, आपको ये बताना है। अभी आप नहीं कर लोगे, देखो इसको अच्छे से एक बार करने की कोशिश करो। से 50 बराबर प्रिंसिपल। तो चलिए देखिएगा, हमें पता है कि मिश्र धन जो होता है, जो अमाउंट होता है, अमाउंट यानी कि मिश्र धन इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। अभी हमने आपको बताया प्रिंसिपल यानी कि मूलधन प्लस एसआई यानी कि साधारण ब्याज, ये होता है। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस
साधारण ब्याज। तो भाई साहब अमाउंट हमें दिया है और प्रिंसिपल तो हमें निकालना ही है, और साधारण ब्याज हम देखिए कैसे निकालते हैं। साधारण ब्याज का बताया था, SI इक्वल टू होता है PR इंटू T/100। अब बताओ इसकी वैल्यू नहीं पुट कर सकते, P तो P ही है, P तो प्रिंसिपल वही तो हमें निकालना है, और R कितना है 15 और T कितना है 3 साल और बटे 100 कर दिया हमने। अगर इतना हमने किया तो इसके आगे कितना आया है देखिएगा 45 यानी कि 45P, 15 तिया 45P बटे 100। अभी सॉल्व मत करिए, आप यहाँ पे सीधे पुट कर दीजिए, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे अमाउंट आपका कितना है, अमाउंट हमें दिया है 7250, यानी कि हमने क्या किया 7250 अमाउंट रख दिया, और उसके बाद बराबर किया प्रिंसिपल यानी कि P, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन यानी कि P प्लस, और जो हमने साधारण ब्याज निकाला है यानी कि SI कितना आया है 45P बटे 100। इसको अगर यहां से क्या प्रिंसिपल हम निकाल सकते हैं, देखिएगा यहां पे तो हमने फॉर्मूले को लगाया, बट अभी मैं ऑप्शन से भी कराऊंगा, वो भी आप बड़ी जल्दी कर पाओगे। देखिएगा इसको, अगर इसको हम 100 इधर एलसीएम ले लें तो ये कितना हो जाएगा 145P बटे 100 बराबर 7250। अगर यहाँ से हम P को निकालते हैं तो 100 इधर आ जाएगा गुणे में, यानी कि P बराबर 7250 गुणे 100 बटे कितना 145 यानी कि 145। अब इसको हम 5 से सॉल्व कर लेते हैं, 5 से 20 बार जाएगा और 5 दूनी 10, 5 45, 29 से, और 29 से अब हमें कोई ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट हमें डिवाइड करना होगा। तो आप इसको देखें कितने बार जाएगा, अगर देखिए 7250 है, 7250 को सीधे 29 से अगर हम भाग देते हैं तो दुना ये 58 और ये माइनस हुआ, ये 4 हुआ, ये 1 हुआ 14, ये 45 हुआ, और 5 बार जाएगा तो 45 आ जाएगा 145, तो ये हो जाएगा 0, उसके बाद 0 और लग जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 250, यानी कि 250 बार में पूरा ये कट रहा है 29 से। तो देखिएगा कितना हो जाएगा 250 गुणे 20। तो अगर इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो 25 दूना 50 और ये 1 0 1 ये 0, 5000, यानी कि 5000 रुपए आपने लिए थे उधार। तो अभी देखेंगे हम लोग इसको ऑप्शन से कैसे करें। फिलहाल तो आपको ऐसे करने का तरीका है, ऐसे आएगा आंसर। ऑप्शन से ज़्यादा जल्दी होगा तो ऑप्शन से भी एक बार देख लेते हैं, देखिएगा। तो ऑप्शन से देखते हैं इसको। ऑप्शन हमारा पहला क्या दिया है, ऑप्शन से देख लेते हैं। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो कितना दिया है, पहला ऑप्शन 5000, दूसरा 4500। पहला जो है वो 5000 है, दूसरा है कितना 4500, और तीसरा है कितना 6500। तीसरा ऑप्शन जो है आपका 6500 यानी कि 6500। और जो चौथा ऑप्शन है, अगर हम चौथे ऑप्शन की बात करते हैं तो हमारा जो चौथा ऑप्शन होता है वो होता है 5500। तो सीधी सी बात, हम पहले ऑप्शन को चेक करेंगे। सबसे पहले अगर पहले ऑप्शन को हम चेक करें कि जो 5000 अगर हमने प्रिंसिपल दिया था 15% के रेट पर, अगर 3 साल का हम इसमें ब्याज निकालने सीधे सीधे आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, SI इज इक्वल टू PRT, यानी कि P हमारा कितना हुआ 5000 और इंटू R हमारा हुआ 15, समय हुआ 3 साल, बटे कर दिया 100। तो ये अगर हमने किया तो 2 0 कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया 15 तिया 45 और 45 पंचे 225, यानी कि कितना हो गया 2500। और 5000 ये था तो ये कितना हो गया, 1 मिनट देखिएगा फिर से, 15 अगर इसको 2 0 कैंसिल हो गया तो ये कितना हो गया 15 25 75, यानी कि 750 गुणे 3। और इसको अगर आगे करते हैं तो 3 0 0 3 3 5 15 है, 3 5 15, हासिल 1 3 7 21 1 22, यानी कि कितना आ गया 2250। अगर 5000 में हम 2250 जोड़ देते हैं
तो हमारा आ जाता है 7250, जो कि यही हमारा होगा क्या, मिश्र धन यानी कि अमाउंट। और यही हमारा ऐसे चेक करेंगे ऑप्शन, समझ में आया? ऑप्शन को हमने चेक किया ऐसे। अब यहीं पे अगर दूसरा ऑप्शन ले लो भाई साहब, देखिएगा पहला वाला ऑप्शन नंबर पहला तो बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन दूसरे को भी आपको चेक करके देखते हैं कैसे गलत होगा। अब देख लो प्रूफ। इसको अगर निकालेंगे 4500 गुणे 15 गुणे 3 साल यानी कि 3/100। अगर इसको हमने किया कैंसिल और 15 से इसको गुणा कर लो, 15 25 75 या कर लो 40, ये भी 45 हो जाएगा। 15 तिया 45, 15 तिया 45, 45 का स्क्वायर। और स्क्वायर निकालना हमने आपको वीडियो में बताया हुआ है, तो अगर आप इसको देखते हो तो कितना हो जाएगा, 55 25 के 5 हासिल 2, 4 5 20, 2 9 40, तो 42 का 2 हासिल 4, 4 चौक 16, 4 20, यानी कि 20 25 आपका आया है, यानी कि 2025। तो भाई साहब 4500 में आप 2025 अगर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, अगर इसमें जोड़ते हैं 5 2 और 5 4, अगर इसको आप जोड़ते हैं तो कितना, 4 2 6, यानी कि 6525, जो कि आपका आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अमाउंट जो मिश्र धन आपको दिया गया है वो 7250, जो आपका पैसा वो वापस करता है वो 7250 है। अब भाई साहब डिटेल में समझाने के लिए, समझने के लिए टाइम तो लगता है, सिंपल सी बात है। तो इसको आप देखेंगे तो ऐसे ही ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन को चेक करना आपको आ गया, कैसे करेंगे, बड़ी आसानी से आप कर पाओगे। देखें 16 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखिएगा। सत्रह नंबर क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 500 रुपए का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज क्या होगा। 500 रुपए का 6 महीने के लिए, जो 17 नंबर क्वेश्चन है, जो प्रिंसिपल है 500 रुपए है। भाई साहब 500 रुपए तो आप दे रहे हो, रेट कितना है, 8% छमाही, 8% छमाही। छमाही सालाना में अंतर है, सीधी सी बात। छमाही का मतलब 6 महीना, सालाना का मतलब पूरा साल। अब भाई साहब अगर मैं बात करूं तो एक साल में 2 छमाही होंगी, 2 6 महीने होंगे। और अगर एक साल में तिमाही की बात करूं तो कितने तिमाही होंगे, 4 तिमाही होंगी। अगर तिमाही की बात करें तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्वार्टर, और इसको बोलते हैं हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। ठीक है, इसको आप समझिएगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन से रिलेटेड ही लॉजिक था, इसलिए हमने इसको बता दिया। तो अब देखिए 8% के रेट से इसने कितना बोला है, 6 महीने का 8% की छमाही दी है। टाइम हमें दिया है 6 महीना। 6 महीना का मतलब क्या हुआ, एक ही तो छमाही होगी, एक छमाही। और हमें जो रेट दिया है यानी कि जो दर दी है वो भी छमाही दी है, तो हम क्या नहीं निकाल सकते कि हमें कितना रुपए वापस देना होगा, कि छमाहिक दर से ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज निकालना है। SI इक्वल टू क्या किया कि P यानी कि 500 और R यानी कि 8 हमें दिया है, और समय कितना, एक छमाही होगी, क्योंकि छमाही हमारा दर भी है, दर को ध्यान रखिएगा। और बटे 100 कर दिया है तो 2 जीरो कट जाएंगे, 5 40, यानी कि साधारण ब्याज आपका जो आएगा 40। आप 6 महीने बाद 40 रुपए ब्याज के तौर पे देंगे। तो अगर आप ऑप्शन को चेक कर लेते हो तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही होता है, चौथा नंबर ऑप्शन। आप चेक कर लें एक बार आंसर को बड़े ही अच्छे से। चलिए देखेंगे हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यदि एक व्यक्ति एक व्यक्ति है हमारा जो कि है X, वो क्या करता है, रुपए 100 की वस्तु 10% की हानि से बेचता है। ये बेचता है 100 रुपए की वस्तु को 10% के लॉस पर बेचता है।
ये एक्स व्यक्ति किसी वस्तु को 10% के लॉस पर बेचता है और 10% की हानि से बेचता है, से व्यक्ति वाई को बेचता है। 10% की हानि पर वाई को देता है, ठीक है। वाई को एक्स जो बेचता है वाई को, अभी समझिएगा मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, वाई उस वस्तु को 10% लाभ पर जेड को बेच देता है। जो वाई है, वाई क्या करता है कि 10% लिया इसमें लाभ, 10% लाभ लेके यानी कि प्रॉफिट लेके जेड को बेच दिया। एक्स किसी वस्तु को 100 रुपए की खरीद कर 10% के लॉस पर यानी कि हानि पर वाई को दिया, वाई ने 10% उसमें कमाया और जेड को दे दिया। तो क्वेश्चन पूछा है वाई ने किस मूल्य पर जेड को बेचा। भाई साहब ये वाई इस जेड को कितने रुपए की दी, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए एक्स भाई साहब जो थे उनकी वस्तु थी 100 रुपए की, इन्होंने जब वाई को दिया तो क्या किया कि 10% के लॉस पर दिया। 10% लॉस मतलब माइनस मैंने लगा दिया, 10% के लॉस पर दिया तो 100 का 10% कितना होगा, देखेगा कितने के दिया वाई को, 100 का 10% कितना होगा 10। इसी 100 में 10 कम कर देंगे, 100 माइनस 10 तो कितने की दिया, 90 रुपए की दिया। यानी कि वाई को जो सामान मिली वो मिली 90 की, तो वाई भाई साहब जेड को दिए 10% लाभ पर, जेड को दिए वाई 10% लाभ पर। देखिए प्लस होता है प्रॉफिट और यहाँ पे माइनस क्या होता है, लॉस यानी हानि। तो हम बार बार लिखेंगे नहीं, इन चीजों को समझिएगा। तो भाई साहब वाई को 90 की मिली थी, जब इसमें इन्होंने 10% प्रॉफिट लिया तो कितना हुआ, 90 का 10% निकाल लो, 90 इंटू 10/100। परसेंट निकालना तो आता ही है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 9। यानी कि 9 रुपए का फायदा लिया तो जेड को जो सामान मिली वो कितने, 90 की तो उसने खरीदी थी और 9 रुपए क्या किया उसने, उसको फायदा लेके दिया, यानी कि 99 रुपए की। तो 99 रुपए की सामान मिली किसको, जेड को। देखिएगा अभी इसको, अब देखिए आप एक स्टेप में अभी देख लीजिए कि इसको बस थोड़ी सी जगह में कैसे करेंगे। भाई साहब एक्स ने 100 रुपए खरीदी थी, इसने वाई को दिया 10% लॉस पर, 10% मतलब 10, तो 100 में से 10 कम कर दिया, इन्होंने 90 की दी वाई को, ये एक्स का हुआ, ये वाई का हुआ। उसके बाद जेड को जो मिलेगी 10% लाभ पर ये देंगे, 90 का 10% 9 होता है, इसलिए 90 + 9 99। तो जेड को मिला 99 रुपए की सामान, जो सामान थी वो 99 की मिली। आप ऑप्शन को चेक कर लो, ऑप्शन नंबर जो आपका बिल्कुल बी नंबर बिल्कुल सही है। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देखें, नहीं समझ में आया एक बार रिपीट कर लें, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बस छोटा सा क्वेश्चन था, इतना सा बड़ा क्वेश्चन था। आप देखें इसको, समझे अच्छे से। चलिए हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, डैम श्योर। तो देखिएगा 12 मीट्रिक टन 8 क्विंटल में से 8 मीट्रिक टन 50 किलोग्राम घटाने पर प्राप्त कितना होगा। 12 मीट्रिक टन, 12 मीट्रिक टन और 8 क्विंटल, 8 कुंटल जिसे बोलते हो ना, वही लिखा हुआ है क्विंटल, और इसमें से घटाना है कितना, 8 मीट्रिक टन हमें घटाना है, मीट्रिक टन हमें घटाना है, और कितना 50 किलोग्राम, 50 केजी। इसको क्या करना है, हमें घटाना है। तो आपको समझ आया, डायरेक्ट भी घटा सकते हो, कैसे देखिएगा, मैं बताऊंगा अभी कि मीट्रिक टन में कितना क्या होता है। चलिए देख लीजिए, अगर मैं बात करूं कि 1 मीट्रिक टन में कितना होता है, एक जो आपका मीट्रिक टन होता है, इसको क्या है, मीट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। 1 मीट्रिक टन इक्वल टू होता है कितना, 1000 किलोग्राम। 1000 किलो होते हैं 1 मीट्रिक टन में, यानी कि अगर इसको कुंटल में कहें तो 1000 किलो में कितने क्विंटल होंगे भाई साहब, ये 10 क्विंटल, 10 क्विंटल के बराबर होता है, ठीक है। 1 मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होते हैं, इतना क्लियर होना चाहिए। और आपको पता है कि 1 क्विंटल बराबर कितने केजी होता है, 1 क्विंटल में होते हैं 100 केजी, और 1 केजी में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, 1000 ग्राम,
1 केजी में होता है 1000 ग्राम। इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं 1000 ग्राम, ठीक है। केजी मतलब किलोग्राम और ये ग्राम मतलब ये ग्राम लिखा हुआ है। 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। फिर से देखिएगा, 1 मीट्रिक टन में 1000 किलो और ये 10 कुंटल दोनों होते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और 1 कुंटल में 100 केजी होते हैं, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। यानी कि ऐसा क्वेश्चन आए तो दोबारा आप कर लोगे। अब ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से किया जा सकता है। पहली चीज, इसको क्या करेंगे, अब हमें पता है 8 कुंटल में कितने ग्राम होंगे, कितने ग्राम में कितने किलो होंगे। तो देखिएगा, अगर 1 कुंटल में कितने 100 किलो होते हैं तो 8 कुंटल में होंगे 800 किलो होंगे ना। अगर 800 किलो में 50 चले गए, 800 में 50 रुपए अगर चले गए, 800 रुपए आपके पास 50 चले गए, कितने बचे 750। यानी कि 750 केजी तो बचेगा 750 केजी। भाई साहब इसको अलग कर लो, और 12 रुपए थे, उसमें 8 कोई ले गया तो 4 ही तो बचेगा। तो यहाँ पे 4, और मीट्रिक टन है तो हमने क्या किया, मीट्रिक टन लिख लिया। अब ऑप्शन चेक कर लो आप, अब ऑप्शन को कर लो चेक। कैसे, 4 मीट्रिक टन और 750 केजी है कोई ऑप्शन, चेक करिए। 4 मीट्रिक टन और 7 क्विंटल। भाई 750 किलो क्या करो, 750 किलो क्या करो, इसको क्या 7 क्विंटल और 50 ग्राम लिख सकते हो, 50 किलोग्राम। 7 क्विंटल और 50 किलोग्राम इसको लिख सकते हो। अगर लिख सकते हो तो यही ऑप्शन में है 4 मीट्रिक टन और 7 क्विंटल और 50 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए आप दूसरा तरीका देखिएगा, जो 12 मीट्रिक टन है भाई साहब, इसमें देखिएगा कितने, देख लो कितने किलोग्राम होंगे, क्योंकि यहाँ सबसे छोटा यूनिट केजी है, इसलिए सबको क्या करो केजी में कर लो कन्वर्ट। तो भाई साहब 1 मीट्रिक टन में हमें पता है 1000 किलोग्राम होते हैं, तो 12 में कितना होंगे, 12000 होंगे, 12000। अगर 12000 होंगे और 8 क्विंटल में कितने केजी होंगे, 800, इतने केजी। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना, 12000 केजी और 800 केजी कितना हो जाएगा, 12800 होगा ना। उसके बाद देखिएगा 8 मीट्रिक टन और 50 केजी। 8 मीट्रिक टन में कितने किलो होंगे, 8000 किलो होंगे। अगर 8000 किलो होंगे तो इसके बाद देखिएगा 50 किलो और है, तो हमने 50 किलो और जोड़ दिया, तो ये जुड़ के कितने किलो हो गया, जुड़ के कितने 8000 और 50 यानी कि 8050 किलो। इसको लो घटा, अगर इसको घटा लोगे 0 और यहाँ पे 5 यानी कि 8 में यहाँ से 1 उधार दिया, 10 में से 5 गया तो 5 आ गया, और यहाँ बचा 7, 7 में से 0 गया 7, 12 में से 8 गया 4। यानी कि कितने किलो आ गए भाई साहब, 4750 किलो आ गया, इतने किलोग्राम। अब इसको आपको चेंज करना है किसमें, मीट्रिक टन और क्विंटल और केजी में। तो देखिएगा इसको अगर आप लिखो तो कितना लिख सकते हो, 4000 प्लस 700 प्लस 50 लिख सकते हो, इतने केजी। अब अगर इसको हम 1000 से भाग दे दें तो उतने मीट्रिक टन हो जाएंगे, इसको अगर 100 से भाग दे दें तो उतने क्विंटल हो जाएंगे। ये भाई साहब क्विंटल में कन्वर्ट हो गए और ये टन में कन्वर्ट हो गए, मीट्रिक टन में। तो अगर इसको हम लिखेंगे तो कितना, 4 टन, 4 मीट्रिक टन एंड 7 क्विंटल, 60 क्विंटल और 50 किलो। यही ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, दोनों तरीके से। बाय द वे जो बेहतरीन तरीका होगा उसको आप एक ही यूनिट में कर लें, उसके घटा के फिर जैसा ऑप्शन हो वैसा सेट कर लें। अगर डायरेक्ट आ जाता है तो बहुत ही अच्छा है।